नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी का एक उदाहरण साल 2021 में देखने को मिला। तब एक बड़े डिप्लोमेट की 27 साल की बेटी के साथ हुई बर्बरता की खबरों ने सबको हिलाकर रख दिया था। और यह बर्बरता किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार किए जाने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे ने की थी। दुनिया भर में इस केस की चर्चा हुई थी। हम बात कर रहे हैं नूर मुकदम केस की। तो आखिर नूर मुकदम केस में क्या हुआ था, इस अपराध को अंजाम देने वाले बिगड़ैल अमीरजादा कौन था और आगे इस केस में क्या हुआ, चलिए आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी पाकिस्तान में रहने वाली एक 27 साल की लड़की नूर मुकदम की है। नूर मुकदम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ था। नूर मुकदम का संबंध पाकिस्तान के एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने से था। नूर मुकदम के पिता का नाम शौकत मुकदम था, जो साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद शौकत अपने परिवार के साथ इन दिनों इस्लामाबाद में ही रह रहे थे। तारीख थी 19 जुलाई 2021। शौकत अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। बेटी घर पर ही रहने की बात कहकर रुक जाती है, मगर जब शाम को शौकत शॉपिंग से वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। शौकत अपनी बेटी को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जब कॉल का जवाब ना मिलने पर शौकत नूर को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मगर दूसरी तरफ से मैसेज का भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ऐसे ही जब कुछ वक्त और बीत जाता है तो शौकत को अपनी बेटी की और ज़्यादा फिक्र होने लगती है और अब वह नूर मुकदम के कुछ दोस्तों को फ़ोन करके नूर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, मगर हर तरफ से यही जवाब मिलता है कि नूर के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। हर ओर से मिल रही निराशा के बावजूद शौकत और उनकी पत्नी हिम्मत नहीं हारती और लगातार नूर मुकदम के नंबर पर कॉल करते रहते हैं। देर रात तक नूर के कुछ दोस्त भी उसके घर पर आ जाते हैं और सुबह तक उसके नंबर पर कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, मगर उधर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। बीतते वक्त के बीच अभी यह लोग पुलिस में जाने की सोच ही रहे थे कि सुबह के 10:40 पर नूर मुकदम के मोबाइल से उसकी मां को फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। यह वॉइस मैसेज किसी और का नहीं बल्कि नूर का ही था। इस मैसेज में नूर ने क्या कुछ अपनी मां से कहा था, वह बातें आज तक पब्लिकली सामने नहीं आ सकी हैं, मगर इसी मैसेज के बाद नूर मुकदम की मां नूर के एक पुराने दोस्त जहीर जाकिर जफ़र को फ़ोन करती है, मगर जहीर बात करने की बजाय फ़ोन काट देता है। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 10:50 पर जहीर खुद ही अपने नंबर से नूर की मां के मोबाइल पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं उस वक्त बिजी था, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। जवाब में वह अपनी बेटी के बारे में जहीर से बात करती है। इस पर जहीर कहता है कि वह नूर के बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले काफ़ी समय से नूर से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जहीर लगभग 20 मिनट तक नूर मुकदम की मां और पिता से बात करता है और फिर फ़ोन रख देता है। इस फ़ोन के बाद शौकत की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि शायद नूर जहीर के घर ही चली गई होगी। मगर जब जहीर भी नूर मुकदम के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है तो इन दोनों को गहरा झटका लगता है और अब यह लोग और शिद्दत से अपने स्तर से नूर मुकदम की खोज में लग जाते हैं। दोस्तों, शाम हो जाती है अगले दिन, मगर कहीं से भी नूर मुकदम का कोई अता पता नहीं चलता। अब तारीख भी बदल चुकी थी, 20 जुलाई 2021, और अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। सभी लोग नूर मुकदम को तलाशते हुए काफ़ी थक चुके थे। तभी रात के 10 बजे के आसपास
नूर मुकदम के पिता शौकत के मोबाइल पर पाकिस्तान के कोहसर थाने से पुलिस को फ़ोन आता है कि आप जितनी जल्दी थाने पर आ सकें जल्दी से आ जाइए। पुलिस थाने से कॉल आते ही शौकत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और अनहोनी की आशंका के बीच अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भागते हुए थाने पहुंचते हैं। यहाँ से पुलिस वाले शौकत और दूसरे लोगों को लेकर पाकिस्तान के सबसे पौष इलाके इस्लामाबाद के सेक्टर 7/4 में लेके जाते हैं। यह एड्रेस किसी मामूली इंसान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले जाकिर जफर का था। शौकत इस घर को काफ़ी अच्छे से जानते थे क्योंकि इस घर में रहने वाले जाकिर से शौकत की पुरानी जान पहचान थी और दोनों परिवारों के बीच गहरी दोस्ती थी। यहाँ पहुंचकर शौकत भी यहाँ तक आने की वजह को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि घर के अंदर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जब पुलिस वाले शौकत को लेकर एक कमरे में जाते हैं तो वह कहते हैं कि एक कमरे में उनकी बेटी का सर काटकर दूसरी तरफ रखा हुआ है जबकि उसका शरीर दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। पूरे शरीर पर बुरी तरीके से चोट के निशान थे। पूरा कमरा खून से रंगा हुआ था। कमरे में एक तरफ चाकू रखा था, पास में ही एक पिस्टल भी पड़ी हुई थी। इन सब के अलावा सभी के लिए जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वह यह थी कि इसी कमरे में दूसरी तरफ इस घर के मालिक जाकिर का बेटा जहीर भी फर्श पर पड़ा हुआ था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह गुस्से में बुरी तरीके से चीख चिल्ला रहा था। कमरे की इस हालत को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन सभी को संभालकर पुलिस वाले शौकत से अपनी बेटी के शव की पहचान कंफर्म करने को कहते हैं। आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद नूर मुकदम के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज देते हैं जबकि दूसरी तरफ कमरे में पागलों जैसी हरकत कर रहे जहीर जफर को गिरफ्तार करते हुए थाने लेकर आती है। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं और फिर इस जांच में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक सभी सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। इधर पुलिस वाले अपनी जांच शुरू करते हैं, उधर मीडिया में भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की खबर आ जाती है क्योंकि इस मामले में शुरू से इल्ज़ाम पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे पर लगता है। इसीलिए यह बात उठने लगती है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि मीडिया में इस खबर को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी। इसी के बाद नूर मुकदम के दोस्त सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में जानकारी शेयर करना शुरू कर देते हैं और इंसाफ की ऑनलाइन मुहिम शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नूर मुकदम को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर भी पाकिस्तान की महिलाएं आने लगती हैं और धीरे धीरे यह खबर काफ़ी तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और फिर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस खबर पर ध्यान देने लगते हैं और पुलिस अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ मामले की जांच करने और सच्चाई की तह तक जाने का आदेश देते हैं। इसी के बाद जांच और तेज होती है और फिर रोज़ रोज़ नए खुलासे होने लगते हैं। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस वाले पूरे मामले से पर्दा उठाते हैं। मामला कुछ यूं था कि जहीर पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था जबकि नूर मुकदम भी एक बड़े डिप्लोमेट की बेटी थी। जहीर के पास अमेरिका की नागरिकता होने के साथ साथ पाकिस्तान की भी नागरिकता थी। दोनों परिवार अक्सर विदेश में ही रहते थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए नूर मुकदम और जहीर की मुलाकात होती है और दोनों देखते ही देखते एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। वक्त बीतता जाता है। वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। परिवार वालों को इन दोनों की दोस्ती से कोई ऐतराज़ भी नहीं था क्योंकि दोनों ऊंची हैसियत वाले परिवार के थे और पहले से भी इन दोनों परिवारों में दोस्ती थी। इसीलिए परिवार वाले भी
इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का ख्वाब देखने लगते हैं, मगर उनका यह ख्वाब बीतते वक्त के साथ टूट जाता है, क्योंकि जहीर बेहद ही आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति था। इसके अलावा वह लगातार नशे में डूबा रहता था। एक समय तो इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि इंग्लैंड में रहते हुए इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। इतना ही नहीं, जहीर पर छेड़खानी जैसे गंभीर संगीन आरोप थे। हालांकि अपने पिता की पहुंच का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से वह बच निकलता था। बीते वक्त के साथ रिश्ते सुधरने की बजाय ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और जहीर का पागलपन भी बढ़ जाता है। इसका नतीजा होता है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा जहीर को धक्के मारकर ब्रिटेन से निकाल दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद जहीर 2019 में वापस पाकिस्तान चला जाता है। इसके बाद वह कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता। इसी बीच होनी को कुछ और मंजूर था। नूर मुकदम भी पाकिस्तान आ जाती है और वह भी यहीं अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। क्योंकि नूर और जहीर का रिश्ता पहले से ही काफ़ी बिगड़ चुका था, इसलिए पाकिस्तान जाकर भी यह दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते थे। मगर बीतते समय के साथ एक बार फिर से दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। गिले शिकवे भुलाकर इन्होंने फिर से दोस्ती कर ली और 2021 आते आते इन दोनों के रिश्ते कुछ सुधर चुके थे और दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत होनी शुरू हो गई थी। हालांकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है और एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो जहीर और नूर मुकदम के बीच लगभग बातचीत बंद हो चुकी थी, मगर फिर जुलाई महीने में एक दिन नूर मुकदम जहीर को टेक्स्ट मैसेज करते हुए उसका हालचाल पूछती है। इसके जवाब में जहीर तुरंत नूर को लगातार कॉल करने लगता है और एक बार फिर से इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हो जाती है। इसी बातचीत के दौरान जहीर नूर को बताता है कि वह 19 जुलाई को न्यूयॉर्क जा रहा है। इससे पहले वह उससे मिलना चाहता है। पहले तो नूर जहीर से मिलने से मना कर देती है, मगर जहीर के लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद नूर उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और वह 18 जुलाई 2021 को रात के 9:50 पर अपने घर से जहीर के घर के लिए निकल जाती है और लगभग रात के 10 बजे जहीर के घर पहुंच जाती है। जांच के दौरान जहीर द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब नूर उसके घर के अंदर दाखिल होती है तो यहाँ तक दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल रहता है और थोड़ी देर तक दोनों बात करते रहते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद जब नूर मुकदम का मोबाइल लगातार बजने लगता है तो जहीर को गुस्सा आ जाता है और वह नूर मुकदम से काफ़ी तेज़ आवाज़ में बातें करने लगता है। नूर मुकदम के मोबाइल के बजने की वजह थी कि उसके माँ बाप लगातार उसे कॉल कर रहे थे, मगर जहीर नूर को कॉल रिसीव नहीं करने दे रहा था। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद नूर से जहीर उसका मोबाइल भी छीन लेता है और नूर को अपने घर में बंदी बना लेता है। प्लान के मुताबिक 19 जुलाई की सुबह 3:30 बजे जहीर को फ्लाइट के जरिए न्यूयॉर्क जाना था, मगर वह नूर मुकदम के साथ लड़ाई झगड़े में इतना ज़्यादा उलझ गया था कि उसकी फ़्लाइट भी लेट हो जाती है और घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने के बावजूद वह वापस अपने घर चला आता है। नूर मुकदम 18 जुलाई की रात जहीर के घर आती है और अब तारीख बदलकर 20 जुलाई हो चुकी थी और अब तक नूर जहीर के कब्जे में थी। इस दौरान एक बार नूर मुकदम किसी तरह मोबाइल लेकर अपनी मां को मैसेज करने में कामयाब भी हो जाती है, मगर जहीर तुरंत एक बार फिर से नूर मुकदम का मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल छीनने के बाद वह नूर को पूरी तरह से मारने पीटने लगता है। पुलिस की छानबीन में जहीर के घर से बरामद सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस मारपीट से बचने के लिए नूर कई बार बालकनी में भागती हुई दिखाई देती है, मगर जहीर उसे खींचकर फिर से कमरे में ले जाता है। नूर मुकदम को इतनी बुरी तरीके से कमरे के अंदर जहीर द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक बार फिर से नूर जहीर के कमरे से भागती हुई बालकनी में आती है
पीछे पीछे जब जहीर भी भागते हुए बालकनी में आता है तो जहीर से बचने के लिए नूर मुकदम बालकनी से नीचे की ओर छलांग लगा देती है और घर के बाहर बनी रेलिंग पर वह गिरती है और जिससे वो बुरी तरह से चोटिल हो जाती है। इसके बावजूद वह दर्द से लड़ते हुए मेन गेट की तरफ भागती है, मगर मेन गेट पर जहीर के घर के दो नौकर मौजूद होते हैं जो नूर मुकदम को घर से बाहर नहीं भागने देते। इसके बाद जहीर अपने घर से नीचे आता है और नूर मुकदम को खींचते हुए अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर से नूर के साथ बर्बरता शुरू कर देता है। घर में जब जहीर नूर को टॉर्चर कर रहा होता है और उसके साथ मारपीट कर रहा होता है, तब घर के सिक्योरिटी गार्ड इसी बीच जहीर के माता पिता को भी फ़ोन करके इस बात की जानकारी दे देते हैं। जहीर के माता पिता उस समय त्यौहार मनाने के लिए कराची गए हुए थे। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी गार्ड्स जहीर की मां को जहीर की हरकतों के बारे में बता रहे थे तो वह तुरंत एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में कांटेक्ट करती हैं और उनसे तुरंत घर जाकर जहीर को संभालने को कहती हैं। दरअसल यह कॉल थेरेपी वर्क्स नाम के एक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सेंटर पर किया गया था। कुछ देर बाद साइकोथेरेपी सेंटर से कुछ लोग आते हैं और वह घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर घर के अंदर जाने में नाकाम रहते हैं क्योंकि घर के सभी दरवाज़ों को जहीर ने अंदर से बंद कर दिया था। इसके बाद कुछ वर्कर्स किसी तरह बालकनी के सहारे उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर जहीर था। अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि हैवानियत की सारी हदों को जहीर ने पार करते हुए पहले तो नूर मुकदम को बुरी तरह से मारता पीटता, फिर नूर पर गोली चला देता है, मगर गोली पिस्तौल डस्टर से हमला करते हुए उसके शरीर को लहूलुहान कर देता है। जब इससे भी जहीर का मन नहीं भरता तो वह अपने पास मौजूद एक चाकू निकालता है और उससे नूर पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। चाकू के वार से नूर लहूलुहान होकर नीचे गिर जाती है और बिल्कुल बेहोश हो जाती है। इन सब के बावजूद जहीर का पागलपन रुकने का नाम नहीं लेता और अब वह इस चाकू के सहारे नूर मुकदम का गर्दन काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है। दोस्तों, इससे ज़्यादा दरिंदगी और क्या हो सकती है कि वो उसके धड़ को और उसके सर को अलग अलग कर देता है। इस दरिंदगी को अंजाम देने के बाद जहीर एक बार फिर से अपनी माँ को फ़ोन करता है और कुछ देर तक माँ से बात करता रहता है। इसके बाद फिर से माँ साइकोथेरेपी सेंटर पर कॉल करके मदद के लिए लोगों को घर पर भेजती है। जब साइकोथेरेपी सेंटर के लोग घर में किसी तरह एंटर करते हैं तो जहीर को लगता है कि इन लोगों को नूर मुकदम के घर वालों ने भेजा है, इसलिए जहीर उन लोगों पर भी हमला कर देता है जिसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो जाता है। बाद में उसे भी हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती है। बाकी बचे लोग किसी तरह जहीर को काबू में करते हैं और उसके भी हाथ पैर बांधकर कमरे में छोड़ देते हैं। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर नूर मुकदम के पिता से नूर की पहचान करवाते हैं और फिर नूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जबकि जहीर को गिरफ्तार करते हुए थाने ले आया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नूर मुकदम के साथ हुई मारपीट और बर्बरता की पुष्टि होती है। आगे की जांच में यह बात भी सामने आती है कि नूर को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे छोड़ने के बदले जहीर ने 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी, जिसमें से 3 लाख रुपए अपने नौकर के जरिए नूर ने जहीर के घर से मंगवा भी लिए थे। इसके बावजूद जहीर नूर को नहीं छोड़ता है। नौकर से पैसे मंगवाने के पीछे की वजह यह थी कि जहीर ने नूर के सामने शर्त रखी थी कि पैसे की मांग के बारे में उसके घर में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरू में जहीर के वकील की ओर से यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि जहीर ने जो कुछ किया पागलपन में किया है, मगर कोर्ट के आदेश के बाद जहीर का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें उसे बिल्कुल फिट करार दिया जाता है। इसके बाद आगे मामले की सुनवाई शुरू होती है और 24 जनवरी 2022 को अदालत की ओर से नूर मुकदम के साथ बर्बरता करने के लिए जहीर को 25 साल की सज़ा
और नूर मुकदमा की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इसके अलावा घर के 2 नौकर मोहम्मद इफ्तिकार और मोहम्मद जान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। यह दोनों वही नौकर थे जिन्होंने नूर मुकदम को घर से भागने से रोका था। कोर्ट की ओर से टिप्पणी भी की जाती है कि अगर इन दोनों ने नूर को भागने दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। इस मामले में पुलिस की ओर से साइकोथेरेपी सेंटर के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है और उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने जहीर की मदद करने के लिए कई अहम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा समय पर पुलिस को भी जानकारी नहीं दी, इसलिए इन लोगों पर भी कई धाराएं लगाई जाती हैं, मगर अदालत ने साइकोथेरेपी सेंटर वालों को केस से बरी कर दिया। पुलिस ने नूर मुकदम की हत्या होने के बाद जहीर के माता पिता को भी गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने वक्त पर पुलिस को जानकारी नहीं दी, जबकि घर के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बहुत पहले जहीर की हरकतों के बारे में इन दोनों को फ़ोन करके बता दिया था। अदालत की सुनवाई पूरी होने के बाद जहीर के माता पिता पर भी कोई ठोस आरोप साबित नहीं हो पाते हैं और इन्हें भी बरी कर दिया जाता है। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सज़ा के खिलाफ नूर मुकदम के पिता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां हाई कोर्ट से मांग की जाती है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसी के बाद पूरी सुनवाई होने के बाद 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट द्वारा जहीर को निचली अदालत द्वारा 25 साल की सज़ा को भी मृत्यु दंड में बदल दिया जाता है। हाई कोर्ट द्वारा कुल मिलाकर जहीर को डबल डेथ पेनल्टी दी जाती है। इस केस की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो जहीर जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। दोस्तों, वैसे तो सज़ा देने का काम अदालत का है, मगर आपके अनुसार जहीर जफर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए कि इस तरह के अपराध के लिए कितनी सज़ा काफ़ी है। और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही दुनिया की कोई एक और क्राइम स्टोरी के साथ जल्दी ही। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।